नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंट इन्फो में। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। देखिए, अब अपने आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। देखिए, लर्निंग क्या है? एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिस पे बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, जो लर्निंग की ग्रोथ को कम भी कर सकती हैं और बढ़ा भी सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? टीचर भी हो सकता है, लर्नर भी हो सकता है और प्रोसेस भी हो सकता है, आपका कंटेंट भी हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो लर्निंग को इफेक्ट डालती हैं। डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। लर्निंग क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू द लर्नर, द टीचर, द प्रोसेस एंड द कंटेंट। इन चारों के बारे में हम अभी एक एक करके जानेंगे। पहला क्या है? देखिए बच्चों, पहला जो हमारा फैक्टर आता है वो आता है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि शिक्षार्थी से संबंधित कारक। यानी कि यहाँ बात हो रही है लर्नर की, जो बच्चा है जिसको आपको लर्निंग करानी है उससे ये बिलोंग करते हैं। वो फैक्टर्स हैं कि जो बच्चा है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है। अगर उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मतलब फिजिकल रूप से उसको कोई बीमारी है, फिर कोई जेनेटिक इशू है, या फिर मेंटल रूप से मतलब वो क्लास में प्रेजेंट नहीं होता, या फिर उसको कोई मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग को इफेक्ट डालेगा। बेसिक पोटेंशियल क्या है बच्चे में, कि बच्चे की मूलभूत क्षमता क्या है। आप ये थोड़ी ना है कि सेकंड क्लास के बच्चे को आप 7th क्लास के बच्चे का सिलेबस पढ़ाओगे, नहीं ना। तो सेकंड क्लास के बच्चे का जो कॉग्निशन लेवल होता है, उस अकॉर्डिंग उसकी बुक्स सेट होती हैं। तो आपको बच्चे की जो बेसिक पोटेंशियल है वो ध्यान में रख के उसको पढ़ाना है। और फिर लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, मतलब कि बच्चे का आकांक्षा और उपलब्धि का स्तर क्या है, कि बच्चे ने अब तक कितनी नॉलेज को गेन किया है, और आपको फिर क्या करना है, उसकी वही नॉलेज को आगे बढ़ाना है। फिर बच्चे के पास में गोल होना चाहिए। अगर लर्नर के पास में कोई गोल ही नहीं है तो उसकी लर्निंग क्या होगी? इफेक्टिव नहीं हो पाएगी ना। क्योंकि अगर जैसे इस समय आपके पास आपका गोल है KVS का एग्ज़ाम पेपर क्रैक करना, तो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो लर्नर अगर उसके पास लाइफ में कोई गोल नहीं होगा तो वो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो लर्निंग क्या होगी? होगी ही नहीं फिर तो। या फिर आता है रेडीनेस एंड विल पावर, यानी कि जो लर्नर है उसके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए और तत्परता होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए लर्निंग के लिए। ये ना हो कि पैसे वो होता है ना, कुछ बच्चे मतलब स्कूल तो आते हैं लेकिन उनको मतलब नहीं कि स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, हल्के हल्के स्लो स्लो हर काम करना, पैसे टाइप में बन के घूमते हैं। तो लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको खुद भी विल पावर उसके अंदर हो, खुद भी वो एक्टिव हो। अगर वो तत्पर नहीं है सीखने के लिए तो लर्निंग क्या होगी? हमारी डाउन रहेगी। और मोटिवेशन होना चाहिए लर्नर में। ऐसा ना हो कि डिमोटिवेट टाइप का हो, नेगेटिव थिंकिंग का पर्सन हो, मतलब कि मैं तो कर ही नहीं सकता, करने से पहले ही हार मान ली कि ये तो बहुत हार्ड है, मुझसे तो होगा ही नहीं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। देखो, ये टॉपिक बड़ा ईजी है, इसमें कोई अलग से बात नहीं आएगी। जो हम अपनी हर क्लास में डिस्कस करते हैं वही बातें इसमें घुमा फिरा के कही गई हैं। आपको जो इसका सब पॉइंट, मेन पॉइंट है ना, वो याद करना है, ये वाला, कि कौन कौन से फैक्टर्स है। हमारे 4 फैक्टर्स आते हैं। एक हो गया लर्नर, तो इसमें क्या आती है? फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो गई, बेसिक पोटेंशियल क्या है बच्ची का, उसके जो लेवल है अचीवमेंट का वो क्या है, उसके पास कोई गोल है भी नहीं है लाइफ में करने के लिए, और बाकी उसकी जो विल पावर है, मोटिवेशन है। ये फैक्टर्स तो हमारे लर्नर से हो गए। फिर दूसरा आता है बच्चों हमारा टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि शिक्षक संबंधित कारक। तो यहाँ पे टीचर की बात हो रही है कि जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जितनी टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी उतना स्ट्रांगली वो अपना लेसन प्लान बनाएगा या बनाएंगी, और उतनी अच्छे से लर्निंग को वो करा पाएंगी, सिखा पाएंगी, बच्चे सीख पाएंगे। फिर टीचर का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, बच्चों की बात सुनने वाला होना चाहिए, बच्चों की बातों को प्रेफरेंस देना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुराने ज़माने के टीचर्स होते हैं ना, मारते थे, वो बारी हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी NCF मना करता है, आप बच्चों को मार नहीं सकते। फिर पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व आदर्श होना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या क्या करता है? अपने टीचर को देखता है, उसको अपना आइडियल बनाता है, उसको ही फॉलो करता है। इसलिए टीचर का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को आइडियल बना के रखे। फिर क्लास मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो टीचर को मतलब क्लास मैनेज करना आना चाहिए, अच्छे से कंट्रोल करना। ये नहीं कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 में से 20 बच्चे अलग मतलब बोल रहे हैं, 20 बच्चे अलग बोल रहे हैं, और टीचर को मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा। होते हैं ना कुछ टीचर्स जिनसे, जो अगर क्लास में आते भी हैं तब भी बच्चों को उनसे रत्ती भर डर नहीं लगता कि वो है ही नहीं है। तो टीचर को इस तरीके का होना चाहिए कि वो बच्चों को क्लास में मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके, फालतू के मतलब बच्चे जो शोर होता है वो ना मचाएं।
फिर उसकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं यानी कि जो शिक्षण विधियाँ हैं वो प्रभावी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अगर टीचर स्टडीज हैं वो पुराने ज़माने की होंगी तो लर्निंग क्या होगी, बेकार होगी, बच्चे पैसे फूक के पढ़ेंगे ताकि बच्चों को फिर इंटरेस्ट। हाँ, तो देखिए हमारे जो शिक्षक संबंधित कारक थे वो क्या थे कि सब्जेक्ट की उसको अच्छी नॉलेज हो, टीचर का बिहेवियर पोलाइट हो, पर्सनैलिटी उसकी आइडियल हो, क्लास मैनेजमेंट कंट्रोल करना उसको आता हो, और उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज इफेक्टिव अगर होंगी, ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव होंगी तो लर्निंग अच्छी होगी, अगर नेगेटिव होंगी तो लर्निंग बेकार होगी। ठीक है, देखिए तीसरा हमारा आता है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि जो भी कंटेंट आप बच्चों को प्रोवाइड करते हो क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो मीनिंगफुल है। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं कि जो कंटेंट है, जो मटेरियल है वो मीनिंगफुलनेस है या फिर नहीं है, मतलब जो सामग्री है बच्चों के लायक भी है। आपने बच्चों को जो बुक्स दी हैं पढ़ने के लिए, क्या उनकी नॉलेज बच्चे के एज के अप्रोप्रिएट है या फिर बच्चों के लिए वो बुक्स यूजफुल हैं, जो उसमें लिखा है, जो उसमें कहानियाँ हैं, जो भी उसमें बातें लिखी हैं। तो ये हो गया एक तो फैक्टर हमारा कि वो यूज़फुल है नहीं है। दूसरा हो गया मल्टी सेंसरी अप्रोच, यानी कि ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करे, कि उसका जिसमें उसके उस कंटेंट को पढ़ के इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, मॉरल डेवलपमेंट भी हो, सारे जो डेवलपमेंट के पहलू हैं वो उस पर वर्क करे। तीसरा इफेक्ट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसने लाइफ में जो कुछ भी पूर्व अनुभव किया है, जो भी उसने नॉलेज पास्ट में गेन करी है, उस नॉलेज का यूज़ करके उसको नया नॉलेज दिया जाए, उस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6th क्लास में बच्चे ने जो पढ़ा और फिर 7th क्लास का जो कंटेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। आपने भी देखा होगा कि जब भी आप नए एक क्लास से दूसरी क्लास में जाती हो तो स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स होते हैं वो आपके प्रीवियस जो क्लास होते हैं उससे लिंक होते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपनी नई नॉलेज के साथ में ईजिली जोड़ सको। फिर आता है 4th वाला बच्चों नेचर ऑफ कंटेंट, यानी कि कंटेंट का नेचर क्या है। तो जनरली जो नेचर होना चाहिए वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि बच्चा इजी से हार्ड की और आसानी से सीखता है बजाय कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, है ना। आप एकदम से बच्चों के आगे 20 का, आप बच्चों को पहले 2 का टेबल सिखाते हो ना कि 20 का, फिर धीरे धीरे करके आप बच्चों को यहाँ तक लेके जाती हो। तो आपको जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हो। अगर नहीं है तो यही क्या बन गया, हमारा फैक्टर बन गया। इसका उल्टा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हो उसका आपने जो सिलेक्शन है वो कैसे किया है, जो भी कंटेंट आप दे रहे हो यूज़फुल है नहीं है। देखो ये ना जो फैक्टर्स हैं लर्निंग को, मतलब लर्निंग को अपना प्रभाव डालते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आप इसको जनरल रीड कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सामग्री का संगठन, मतलब आप किस तरीके से जो भी अपना कंटेंट है वो पेश करते हो। जैसे आपको पता है पहले आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, नाउन पढ़ाना है, फिर आपको वर्ब पढ़ाना है। ये थोड़ी ना कि आप बच्चे को सीधे बोलोगे कि बेटा आज लिखो प्रेजेंट टेंस, ना आपने उसको नाउन पढ़ाया ना आपने उसको वर्ब पढ़ाया। तो आप ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिक वे से कंटेंट को प्रस्तुत करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यही चीज़ें बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट डालेंगी। वो कंफ्यूज होगा, वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। अगर उसको कुछ पहले से आता भी है तो वो भी मतलब मिल जाएगा, वो भी उसका कन्फ्यूजन में निकल जाएगा दिमाग से बाहर। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए 4th आता है बच्चों हमारा प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि प्रक्रिया संबंधित कारक। कौन सा पहला हो गया, को रिलेटिंग सब्जेक्ट विद ईच अदर, मतलब जो विषय हैं उनको आपस में जोड़ना। जैसे आपने बच्चों को मैथ्स में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, जो भी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सिखाया, तो वो क्या है जब बच्चा बाकी सब्जेक्ट में यूज़ करता है, जैसे फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें भी हम उन्हीं ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। तो क्या हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं। जैसे आप बच्चे को अगर साइंस पढ़ा रहे हो तो जो साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको आप उसकी डेली बेसिस की जो लाइफ होती है उससे भी कनेक्ट करके सिखा सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ के पढ़ा रहे हो, इससे बच्चा इजीली सीख पाता है। फिर आता है प्रोविजन ऑफ ड्रिल मेथड, मतलब कि ड्रिल काल का प्रावधान यहाँ पे बच्चों को खुद से सीखने दिया जाए, वो वाली बात हो गई। फिर आता है प्रॉपर इन्फोर्समेंट एंड फीडबैक, मतलब बच्चे को टाइम टू टाइम जो अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो आपने उसको इन्फोर्स किया नहीं किया और फीडबैक दिया नहीं दिया, ये भी मैटर करता है। अगर आप इन्फोर्स नहीं करोगे, फीडबैक नहीं दोगे तो बच्चे को किसी काम को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर वो सोचेगा कि मैं पढ़ूँ ना, मतलब मैं कोई काम करूँ ना करूँ, टीचर फिर भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, इससे अच्छा है मैं वो काम ना करूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर इन्फोर्समेंट होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए और सुइटेबल टीचिंग लर्निंग मेथड, मतलब आपको सही जो टीचिंग लर्निंग मेथड होता है TLM होता है उसका चयन करना चाहिए। आपको अपना लर्निंग स्टाइल अच्छा रखना चाहिए जिससे कि बच्चे को आपकी लर्निंग स्टाइल में इंटरेस्ट आ सके और वो अच्छे से लर्निंग कर सके।
फिर आता है डिस्कशन मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, लैबोरेटरी मेथड हो गया। ये सारे क्या है हमारे लर्निंग मेथड्स है ना। डिस्कशन में क्या होता है, सब लोग आपस में बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, बाद में उसका क्या निकलता है, कॉन्क्लूजन निकलता है। तो बच्चा इसमें क्या होता है, ग्रुप में एक्टिव होना सीख पाता है और सीख पाता है कि हाँ हमें दूसरों की बातों को भी अब्जॉर्व करना चाहिए, किस तरीके से ग्रुप में बिहेव करना चाहिए। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, इसको हम कहते हैं खोज विधि कहते हैं, जिसको देने वाले कौन थे, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे, पढ़ा होगा आपने भले भी। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, इसमें बच्चे को खुद से लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करने का काम दिया जाता है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, बच्चा खोजता है और पढ़ता है। एक सब तरीके से बच्चे को खुला छोड़ दो, बच्चा फिर अपने आप पढ़ेगा। जैसे आपको कुछ सिखाना है तो बच्चे को ओपन एरिया दो, इस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई करता है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। फिर आता है लैबोरेटरी। ये भी क्या है, लैब में जाके बच्चे एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखते हैं, देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, मतलब इसमें ना जब बच्चा खुद से जहाँ पे खुद से कोई काम करके सीखता है तो बच्चे का वहाँ पे इंटरेस्ट आता है और वो लर्निंग भी लॉन्ग टाइम तक उसके माइंड में रहती है। तो ये वही बात करते हैं। फिर आता है लिंकिंग न्यू लर्निंग विद प्रीवियस, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। फिर आता है इन्वायरमेंट। देखो अब बच्चा किस इन्वायरमेंट से आ रहा है, वहाँ पे पढ़ने लिखने वाले लोग रहते भी हैं, नहीं रहते हैं, या फिर उसके ही घर में पढ़ाई को लेके इंपॉर्टेंस दी जाती है फिर नहीं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो बच्चे की लर्निंग को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। देखो जनरल इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आप हर दिन मेरी क्लास देखते हो तो मैं ये सारी बातें आपसे वैसे भी बोलती रहती हूँ कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप मोटा मोटा याद रखो, पहला हो गया हमारा कि जो लर्नर है उससे संबंधित कारक, दूसरा हो गया हमारा टीचर से संबंधित, तीसरा हो गया हमारा कंटेंट से, और चौथा हो गया हमारा प्रोसेस से या फिर इन्वायरमेंट से, कुछ भी आप इसको समझ सकते हो। आप इन सबको पढ़ना अच्छे से, डेफिनेटली इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं होगा। और कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं लर्निंग कर्व। एंड बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमें अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।